नमस्कार, बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। पाकिस्तान ने भारत को भेजे 4 लेटर। सिंधु जल संधि का पानी देने की लगाई गुहार। ऑपरेशन के बाद भी भेजी एक चिट्ठी। कनाडा के G7 शिखर सम्मेलन का भारत को न्योता। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 15 से 17 जून के बीच G7 शिखर सम्मेलन होगा। उत्तराखंड में तकनीकी खराबी से केदारनाथ जा रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। 20 सड़क पर उतारा हेलीकॉप्टर। 6 लोग थे सवार। पायलट को हल्की चोटें आई, अस्पताल में चल रहे। बीजापुर में 2 नक्सली ढेर। ऑटोमेटिक हथियार बरामद। नेशनल पार्क में 3 दिनों से ऑपरेशन जारी। अब तक टॉप कमांडर सुधाकर भास्कर समेत 4 मारे गए। दिल्ली में कोरोना से 5 महीने के बच्चे की मौत। ओडिशा के स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल लागू। 5,755 एक्टिव केस, 59 की जान गई। और राजस्थान समेत 7 राज्यों में फिर पड़ेगी तेज गर्मी। असम, अरुणाचल को बाढ़ से थोड़ी राहत। एमपी में जून तक आएगा मानसून। आप देख रहे हैं केबी खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की शनिवार को तबीयत बिगड़ गई। उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए आईजीएमसी शिमला ले जाया गया। सोनिया गांधी को स्पेशल वार्ड में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी जांच की। सोनिया गांधी बीते सोमवार को छुट्टियां मनाने शिमला गई थी, यहां वो अपनी बेटी सह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के आवास पर ठहरी थी। इसी दौरान की तबीयत बिगड़ गई। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उनको भर्ती कराया गया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भर्ती कराया गया। वहीं स्वास्थ्य जांच के बाद 2 घंटे के बाद सोनिया गांधी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, हरियाणा के सिरसा से अहम खबर है। खबर सिरसा से है, जहां चोपटा क्षेत्र के गांव रामपुरा ढिल्लो में दिल दहला देने वाली घटना आई है। पति ने पारिवारिक कलह से तंग आकर खाट पर सोई हुई अपनी पत्नी की, आपको बता दें, कसी से गर्दन काट डाली। इसके बाद पुलिस को स्वयं कर हत्या की सूचना दी। गांव में पुलिस को हत्या करने वाले आरोपी का घर ढूंढने में परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में आरोपी खुद गली में खड़ा होकर पुलिस के आने का इंतजार करता रहा ताकि पुलिस को यहां पहुंचने में कोई दिक्कत। नाथूसरी चोपटा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और घर के अंदर जांच की तो महिला का धड़, आपको बता दें, सर धड़ से अलग मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घर के अंदर बने बंद कमरे में शव को बरामद किया। वहीं मृतका के परिजनों को फोन कर घटना की सूचना दी। गांव रामपुरा ढिल्लो निवासी रोहतास से मजदूरी करता है। उसकी 20 साल पहले 35 वर्षीय माया देवी के साथ शादी हुई थी। रोहतास के 2 बेटे हैं। जानकारी के अनुसार रोहतास अपने माता पिता से 15 सालों से अलग मकान बनाकर रहता था। खबर अंबाला से, जहां शहर के महा पार्क में नगर निगम की लापरवाही के चलते अब तक लोगों को नौका विहार की सुविधा नहीं मिल पाई। काफी सुस्त रफ्तार से तालाब की सफाई किए जाने से बोटिंग प्रोजेक्ट अधर में फंसा होने को लेकर भाजपा पार्षदों ने कड़ी नाराजगी जताई है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि बोटिंग न होने से निगम को रोजाना आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही विद्यालयों में छुट्टी चलने के बाद भी बच्चे और युवा नौका विहार का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां 36 वर्षीय युवक के डूबने की खबर सामने आई है। पीथमपुर में हुआ हादसा। भाई बच्चों के साथ नहाने गया था युवक। बच्चों को डूबने से में यह हादसा हुआ। लक्ष्मी प्रसाद के परिजनों का इस घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल। कोतवाली पुलिस ने सर्च अभियान जारी रखा है। बच्चों को डूबने से बचाने में यह हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा
अगली खबर, जहां प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सरकारी स्कूलों और शिक्षकों की नियुक्तिकरण किया जा रहा है, वहीं एक तरफ इसका विरोध भी जारी है। कांग्रेस अब युक्तिकरण के लिए चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर चुकी है। इसी के तहत आज बेमेतरा में कांग्रेस के कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता की गई। युक्तिकरण को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि शिक्षा विभाग में नए सेटअप के नाम पर शिक्षक के पद खत्म किए जा रहे हैं। युक्तिकरण से प्रदेश में 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त होंगे। कांग्रेस का कहना है कि 10,463 स्कूल युक्तिकरण से बंद हो जाएंगे। और युक्तिकरण के माध्यम से सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा पर करारा प्रहार किया है। आज प्रदेश के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है और बहुत से ऐसे नौजवान जो शिक्षित नौजवान थे बेरोजगार हो गए हैं, उनकी आशाओं पर तुषारपात हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यही कार्य किया है। पहले जब हम लोग छत्तीसगढ़ विधानसभा में थे तो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3,000 स्कूलों को बंद किया था। अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि पूरे जिले में शिक्षा न्याय आंदोलन चलाया जाएगा, जिसमें पूरे हमारे कांग्रेस जन उपस्थित रहेंगे। यह आंदोलन 3 चरणों में होगा। अगली खबर राजनांदगांव से, जहां घुमका तहसील कार्यालय में राज्योत्सव शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। आपको बता दें, खबर राजनांदगांव से है, जहां नगर पंचायत घुमका में तहसील स्तरीय राज्योत्सव शिविर आयोजित हुआ है। इस दौरान शिविर में शामिल होने पहुंचे क्षेत्रीय बाशिंदों ने अधिकारियों को विभिन्न विभागों से संबंधित सुनाकर समस्याओं से निजात दिलाने की फरियाद लगाई। अपर कलेक्टर CL मार्कंडेय ने निर्देश पर विभागाध्यक्षों ने कई मामलों को मौके पर ही निस्तारित कर दिया, जबकि बाकी बची शिकायत को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। जो समस्याएं हैं उसका एक ही जगह संकलित रूप से आवेदन प्राप्त हो जाए और इसमें राजस्व शिविर में हमारे सभी पटवारी, सभी दिया जा रहा है। 2 से ढाई महीना होगा अपने को एप्लीकेशन जमा किया हुआ। 8 से 15 दिन में आके करेंगे बोल रहा है। जब बरसात होगा तब करेगा। तहसील घुमका में जन समस्या निवारण लगाया गया है। इस शिविर के माध्यम से सभी जो ग्रामीण बंधुओं हैं, कृषक हैं, उनको बहुत राहत मिलेगा। उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। यहाँ पर आग द्वारा है, नामांतरण है, अभिलेखों में त्रुटि हो जाती है। 4-5 वर्षों से वहाँ शासकीय भूमि, 11 सम्मिलित भूमि अतिक्रमण कर कम से कम 25 से 30 एकड़ जमीन अतिक्रमण गांव वाले लोग कर चुके हैं। तो देश की बात में उत्तर प्रदेश की करेंगे। लखनऊ से हम खबर है, योगी सरकार ने रिकॉर्ड विद्युत आपूर्ति दिलाई है। भीषण गर्मी में आम जनमानस को राहत मिली है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में भी तय शेड्यूल से अधिक मिली है बिजली। 40 से 45 डिग्री पारा पहुंचने पर भी सजग रहा पावर कॉर्पोरेशन। जिला मुख्यालयों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे अधिक मिली विद्युत आपूर्ति। तहसील मुख्यालयों को 21 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति हुई है। रिकॉर्ड तोड़ विद्युत आपूर्ति की है। जिला मुख्यालयों को 24 घंटे सुनिश्चित की है विद्युत आपूर्ति। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। तहसील मुख्यालयों को 21 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति की गई है। तो योगी सरकार ने रिकॉर्ड विद्युत आपूर्ति दिलाई है। भीषण गर्मी में सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। भीषण गर्मी में आम जनमानस को विद्युत उपलब्धता से राहत मिली है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कासगंज से अगली खबर, जहां 7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। 45 वर्षीय स्थानीय बासिंदे ने की है गंदी हरकत। आपको बता दें, लड्डू का लालच देकर नाबालिग को ले गया अपने घर ले जाने के बाद मनमानी का प्रयास। पीड़िता के बाबा को देख फरार हुआ आरोपी। पीड़िता के बाबा ने कोतवाली पुलिस को सौंपी तहरीर में धर्मवीर को ठहराया गया आरोपी। तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। कासगंज कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। लड्डू का लालच देकर नाबालिग को घर ले गया आरोपी। घर ले जाने के बाद मनमानी करने का प्रयास किया। पीड़िता के बाबा ने कोतवाली पुलिस को सौंपी तहरीर में धर्मवीर को ठहराया गया आरोपी। मैं कोतवाली आया था अपनी बेटी नातनी अंजलि को लेकर, तो मैंने उनसे बोला था सर मेरी नातनी के साथ में गलत किया है धर्मवीर वकील ने। मेरी नातनी रो के घर से निकली थी, जब मैं पहुंचा था घर पे तो रो के निकली थी, तो मेरा बेटा पहुंच गया था वहाँ। तो उन्होंने बोला कि तू ये क्या कर रहा है लड़की के साथ में। मुझे बताया तो मैं उसके घर पे पहुंचा, तो वो नंगा था, आधा उसका नेकर था उतरा हुआ था। तो उसने मुझे बताया लड़की भी नंगी थी। मैंने फिर लड़की से पूछा बेटा क्या हुआ था। बोले पापा इसने मेरा कच्चा उतार दिया और ऐसे ऐसे करने का प्रयास किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन से अगली खबर, जहां 1 दर्जन से अधिक जुआड़ी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से 3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कई दिनों से पुलिस को शिकायतें थी। शिकायतों के मद्देनजर पुलिस ने छापेमारी की। ओरई कोतवाली के राठ रोड इंदिरा नगर का यह पूरा मामला है। तो कई दिनों से पुलिस को मिल रही थी। शिकायतों के मद्देनजर पुलिस ने छापेमारी की है। तो जालौन से अहम खबर, 1 दर्जन से अधिक जुआड़ी गिरफ्तार हुए। आरोपियों से 3 लाख रुपए किए गए हैं बरामद। एक दर्जन से अधिक जुआड़ी गिरफ्तार हुए हैं। जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी प्रक्षेत्र के नेतृत्व में तथा पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल पर्यवेक्षण में अवैध शराब, जुआ, सट्टा की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 7/6/25 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 10-12 व्यक्ति राठ रोड ओवर ब्रिज के समाप्त होते ही दाहिनी तरफ बने वैष्णवी मैरिज होम के दरवाजे के पास लाइट की रोशनी में खाली जगह पर जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर कोतवाली ओरई पुलिस द्वारा दबिश दी गई। रुक करेंगे अगली खबर का। गाजीपुर से अगली खबर, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर में लगी आग। ट्रेलर ट्रैक्टर लाद कर रुद्रपुर के बक्सर जा रहा था। टायर फटने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया ट्रेलर। टक्कर लगने के बाद धू-धू कर जलने लगा ट्रेलर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ट्रेलर पर लदे 3 ट्रैक्टर पूरे और 3 आधे जले हैं। कुल 6 ट्रैक्टर लाद कर ले जा रहा था ये ट्रेलर। इस दौरान भीषण आग लग गई। ट्रेलर सहित ट्रैक्टर पूरी तरह से जल गए, जबकि 3 अन्य ट्रैक्टर आधे जले। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। औरैया से अगली खबर है, जहां जिले के दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रशासन ने आगमन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल सुबह 11:20 पर अजीतमल पहुंचेंगे सीएम योगी। हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे सीएम। जनता महाविद्यालय मैदान में होगा किसान सम्मेलन। प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, किसानों सहित सभी वर्गों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। करीब 1 घंटा 20 मिनट तक जिले में सीएम का प्रवास तय हुआ है। जनता महाविद्यालय औरैया मैदान में किसान सम्मेलन होगा। प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किसानों सहित सभी वर्गों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। जिले के दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
प्रशासन ने सीएम के आगमन की तैयारियां पूरी की। और अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां डिप्टी सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया है। ब्रजेश पाठक ने मौत को लेकर किया है पोस्ट। राम बाबू तिवारी की जहरीले पदार्थ से हुई थी मौत। पोस्ट में लिखा, मृतक के परिजनों को मिले न्याय, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। ब्रजेश पाठक ने लिखा, पीएस गृह को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। कौशाम्बी में स्वर्गीय राम बाबू तिवारी के प्रकरण में उनके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख सचिव गृह को निर्देशित किया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी। और अगली खबर बाराबंकी से है, जहां तेज रफ्तार बोलेरो खाई में गिरी है। बोलेरो सवार 5 लोग गंभीर रूप से हुए हैं। घायलों में बोलेरो मालिक, ग्राम प्रधान भी शामिल है। आपको बता दें, निमंत्रण में शामिल होने लखनऊ जा रहे थे ये 5 घायल। सूचना पर पहुंचने घायलों को सीएससी पहुंचाया है। लोनी कटरा क्षेत्र के मुबारकपुर गांव के पास ये दुर्घटना हुई है। तो बाराबंकी से अहम खबर, निमंत्रण में शामिल होने जा रहे लखनऊ जा रहे थे ये 5 घायल। घायलों में बोलेरो का मालिक ग्राम पर मौजूद था। निमंत्रण में शामिल होने लखनऊ जा रहे थे ये सभी 5 घायल। सूचना पर पुलिस ने घायलों को सीएससी भेजा है। लोनी कटरा क्षेत्र के मुबारकपुर गांव के पास ये दुर्घटना हुई है। तेज रफ्तार बोलेरो खाई में गिरी है। बाराबंकी से खबर आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर वाराणसी से है, जहां जेल से छूटे आरोपियों के जुलूस में शामिल होकर विपक्षी दल कार्यकर्ताओं ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। चेतनगंज रोड पर जुलूस रोककर काशी विश्वनाथ मंदिर मार्ग को काफी देर तक जाम रखा गया है। पुलिस उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जेल से रिहा हुए आबिद शेख और उसके 2 अन्य साथियों को हिरासत में लिया गया। साथ ही समय पर एक्शन न लेने के आरोप में तेलियाबाग चौकी प्रभारी शिवम श्रीवास्तव को निलंबित किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जुलूस में शामिल लोगों ने भाई अपना छूट गया, जेल का ताला टूट गया आदि नारे लगाए। प्रशासन को चुनौती देने का दुस्साहस किया था। इसके अलावा लंबे समय तक जाम लगने से बाबा विश्वनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी असुविधा पहुंचाई थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर आबिद खान नाम का अभियुक्त, जो कि जेल से छूटने के बाद अपने साथियों के साथ एक अनधिकृत जुलूस निकालते हुए सड़क पे नजर आ रहा है गाड़ियों के साथ। इसी में थाना चेतगंज अंतर्गत आबिद खान और उसके अन्य साथियों के ऊपर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साथ आबिद खान के साथ उसके 2 अन्य साथियों को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर लिया गया है और जो अन्य व्यक्ति हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन जल्द कर उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। हापुड़ जिले में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। आयोजन को लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी, जिसमें जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सहित भारी पुलिस तैनात रहा। जिले में कुल 84 ईदगाहों और 70 मस्जिदों में नमाज अदा। सुरक्षा के मद्देनजर जिले के 3 जोन और 10 सेक्टरों में जिले को बांटा गया था। प्रत्येक क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया और संदिग्ध वाहनों तथा व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी गई। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई थी और खुफिया विभाग की टीमें सक्रिय थी। नमाज के दौरान ईदगाहों के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर थी ताकि किसी प्रकार की कोई अफवाह तो ना फैला पाएं और गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके, इसकी तैयारी थी। देखिए, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, आज काफ़ी हमारी जो है पुलिस की व्यवस्था थी, पूरा व्यवस्थापन था और सिर्फ यहीं ईदगाह पर ही नहीं बल्कि और बहुत सी मस्जिदों पर, रोड पर इस उद्देश्य से फोर्स लगाया गया कि नमाजियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ईद उल जुहा की जो नमाज है वो सकुशल संपन्न हुई है ईदगाह के भीतर। इसके अलावा बहुत सी जो हमारी मस्जिदें हैं उनमें भी इसमें ईद की नमाज संपन्न हुई है। जो हमारी ईदगाह की कमेटी है उनका पूरा सहयोग रहा है।
और इन सभी को मैं आज ईद की बधाई देता हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने जो है सौहार्द से इस त्यौहार को वो बना रहे हैं, इस तरह आगे भी इसी प्रकार की मिसाल कायम करेंगे। खुले में कुर्बानी न कीजिए, किस तरीके से समझा गया है? वो उसके लिए देखिए पहले कई बार मीटिंग की गई है, थाना लेवल पर भी और जिला लेवल पर भी मीटिंग करी गई है, सबको बताया गया है, ईदगाह कमेटी को भी और जो तमाम और जो दीगर लोग हैं उनसे भी सबसे अपील करी गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग नियमों का पालन करेंगे। हमीरपुर के जरिया आपको बता दें, जरिया थाना क्षेत्र के पास एक युवती का शव गड्ढे में पाया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इस मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट को तैनात कर घटनास्थल की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है और पुलिस आरोपी की खोजबीन में जुटी हुई है। दिनांक 7/6/2025 को थाना जरिया को सूचना प्राप्त हुई कि बुंदेलखंड कस्बे के बगल में बीरा सर्विस लेन के पास पुलिया के नीचे एक अज्ञात महिला का शव मिला है। इस सूचना पर तत्काल थाना जरिया पुलिस फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और बहराइच में 8 महीने के बाद आदमखोर भेड़िए को फिर से वापसी भेड़िए की हो गई। महसी इलाका फिर भेड़ियों की दहशत से दहल उठा है, जिससे इस क्षेत्र के लोग एक बार फिर से खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। पिछले साल आदमखोर भेड़िए ने 10 बच्चों की जान ली थी। अब एक बार फिर आदमखोर भेड़िए ने बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भेड़िए के हमले में 2 बच्चों की जान चली गई है। दोनों ही बच्चों की रात में सोते समय माँ की गोद से भेड़ियों का झुंड उठा ले गया। एक बच्चे की लाश गन्ने के खेत में मिली, जबकि दूसरा बच्चा गांव के बाहर मृत अवस्था में मिला है। दोनों घटनाओं के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई और ग्रामीण में लाठी डंडे को लेकर खुद अपने बच्चों की हिफाजत के लिए जागते नजर आ रहे हैं। भेड़ियों की दहशत से यहाँ लोग परेशान हैं, लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं। वहीं ग्रामीण वन विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगा रहे हैं। वहीं महसी विधायक सुरेश्वर सिंह वन विभाग की लापरवाही से खफा नजर आ रहे हैं। विधायक सुरेश्वर सिंह द्वारा प्रभारी डीएफओ बहराइच की शिकायत मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह, वन मंत्री अरुण सक्सेना व गृह सचिव संजय प्रसाद से की गई। वहीं जब इस मामले को लेकर जनपद के पत्रकारों ने डीएफओ से जानकारी लेनी चाहिए तो डीएफओ आग बबूला हो गए। पत्रकारों की माइक आईडी अपने टेबल से फेंकते हुए अजीत प्रताप के द्वारा पत्रकारों से भी अभद्रता की गई। इस बात को हमने अभी एसडीएम तो उन्होंने कहा आवाज कट रही है और हम भी उसी गांव की तरफ आ रहे हैं। अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मुआवजा का तो हमारे ख्याल से तब मिलेगा अपनी एनओसी देगा या कंफर्म करेगा। और मैं तो चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि वन विभाग पीसी करे। एक हमारे गांव में उससे किया गया और एक किया आज गदामार 12 बजे की घटना है और दिन में 3 बजे तक के शाम को 3:05 पे इनका डॉक्टर आया है। ये जो एसडीओ हैं हमारे यहाँ के, जिनके पास प्रभारी वनाधिकारी का चार्ज है अजीत सिंह के पास, ये घटना पर पहुंचने के पहले ही घोषित कर देते हैं कि ये सियार है। ये घोषित करें इनके पास नहीं, पिछले साल से ही इतना ये गड़बड़ कर रहे हैं इन मामलों में कि ये जो भी घटना होती है उसको सियार बता देते हैं। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर। अलीगढ़ में ईद उल अजहा की नमाज पूरी शांति और सौहार्द के साथ अदा की गई। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए थे, जिसमें चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था। ड्रोन कैमरों के जरिए भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा रही थी। सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
पैगाम मोहब्बत थी। और देखिए मोहब्बत इसलिए है कि हम अल्लाह की मोहब्बत में जानवर कुर्बान करते हैं। तो जिस तरीके से जानवर को कुर्बान करा अल्लाह की मोहब्बत में, तो अल्लाह के ये भी मेरे बंदों से मोहब्बत करो, लिहाजा उसके बंदों से मोहब्बत करते हैं। उसके बंदों में अपने भी हैं और अपने हमवतन भाई भी हैं, सभी से मोहब्बत करना हमको लाज़िम है। यहाँ तक कि हमें उन चीज़ों से मोहब्बत करने को मिलना जो अल्लाह की मखलूक़ात में से हैं, उनकी भी हमें काम करनी है। अपनी ज़रूरत मुताबिक उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेज़रूरत नहीं। की नमाज जो है ईदगाह कमेटी और पीस कमेटी का पहले जो है पूरा बातचीत कर ली गई थी और सभी विभाग द्वारा नगर निगम द्वारा साफ़ सफाई की व्यवस्था कराई गई और सम्भ्रांत व्यक्तियों के द्वारा बात करके सभी चीज़ें अच्छे से आयोजित की गई। यहाँ पूरे शहर को 18 सेक्टर में बांटा गया है। 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं हमारे और बाकी नगर निगम के लगभग 100 कलेक्शन पॉइंट हैं जहाँ पे इसको ले जाया जाएगा और वहीं से सब चीज़ों को कलेक्ट किया जाएगा। और रुक करेंगे अगली खबर का बुलंदशहर। हसियाना पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। हसियाना में तैनात कस्बा इंचार्ज ने कन्फेक्शनरी शॉप कीपर पर थप्पड़ों की बरसात की। घटना के वक्त दुकान बंद करके घर जा रहा था पीड़ित शॉपकीपर। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई दरोगा की दबंगई। वीडियो में सादे कपड़ों में पीड़ित को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ते नजर आ रहा है दरोगा। बुलंदशहर की हसियाना कोतवाली में तैनात है ये देवेंद्र शुक्ला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराजगंज जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच बकरीद की नमाज अदा की गई है। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क रही। ड्रोन से निगरानी करने के साथ ही संवेदनशील स्थानों पर कड़ी नजर रही। शहर में बस स्टेशन के पीछे मस्जिद पर 7:30 बजे ही ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। नटवा गबडुआ सहित अन्य स्थानों पर भी ईद की नमाज निर्धारित समय पर अदा की गई। वहीं निचलौल, परतावल, सोनौली, फरेंदा, सिसवा, गुंगली समेत अन्य स्थानों पर नमाज के दौरान पुलिस रही। बुलंदशहर में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 वर्षों की उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार कानून व्यवस्था के साथ प्रदेश में काम कर रही है और अपराध न्यूनतम स्तर पर हैं। चौधरी ने 2012 से 2017 के बीच प्रदेश में लगातार होने वाले दंगों, बम विस्फोटों का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। अब योगी सरकार अपराध और अपराधियों के समूल नाश के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मोदी और योगी की अगुवाई में देश और प्रदेश में आम आदमी की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए गए। भारतीय जनता पार्टी हमारी कार्यकर्ता आधारित जनसंगठन और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पिछले 11 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चला रहे हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से माननीय योगी जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार है। तो हम लोगों ने पार्टी के जो भी कार्यक्रम अभियान है उनके माध्यम से और खासकर ये जो हमारा अभियान है उसमें सरकार ने जो जो काम किए हैं उन सारे सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेखा जो है हम जनता के बीच में रखेंगे। हम लोगों ने संगठन दृष्टि से भी 70 जिले घोषित हमारे हो गए, लगभग 1650 मंडल घोषित हो गए हैं। मंडलों की कार्य समिति हम लोग। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली जिले के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। मस्जिद में मौलवी बनकर तंत्र मंत्र के झांसे में लोगों से लगभग 26 लाख रुपए की ठगी करने वाले इस्लामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह और उनकी टीम ने की है। अगस्त 2024 में नसीरपुर गाँव के ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नेपाल का निवासी है और बिहार में फर्जी आधार कार्ड बनाकर रह रहा था। माह अगस्त 2024 में कोतवाली चंदौली में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था
नसीरपुर गांव में मस्जिद में एक इस्लामुद्दीन नाम का मौलाना नेपाल से आकर रह रहा था और गांव वालों का विश्वास प्राप्त कर उनको तंत्र मंत्र के माध्यम से भ्रमित कर प्रत्येक व्यक्ति से 20-25 हज़ार रुपये लेकर के और कुछ लोगों से गहने लेकर के इसने किया उन लोगों के साथ और करीब 25-26 लाख रुपए लेकर के ये बिहार भाग गया था। पीड़ित व्यक्तियों की सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। नई दिल्ली से जयनगर जा रही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में कोच अटेंडेंट का रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। मामला गंभीर देखते ही डीआरएम अग्रवाल ने इसकी जांच सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला को सौंप दी है। नई दिल्ली जयनगर एक्सप्रेस के यात्री सरफराज जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा किया है। वीडियो में अटेंडेंट 2500 रुपये की मांग करते हुए यात्री से कह रहा है कि पैसे मिलने के बाद टीटी कोई सवाल नहीं करेगा, यात्री सीट पर आराम से सोते हुए सफ़र कर सकेगा। यात्री ने अटेंडेंट से जयनगर जाने के किराए के बारे में पूछा तो 2500 रुपये मांगे और कहा कि नाम लेने पर कोई परेशानी नहीं होगी। ये भी कहा कि अन्य यात्रियों से पैसे लिए हैं। डीआरएम रजनीश अग्रवाल ने सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला को वीडियो और घटनाक्रम की जांच पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खबर बाराबंकी से है, जहां रामनगर थाना क्षेत्र के सिहामऊ में विवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। मृतका का शव फांसी पर लटकता पाया गया। थाना प्रभारी कुमार पांडे ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेटी की मौत की खबर पाकर पहुंचे पिता सियाराम मिश्रा ने मौत की खबर आपको बता दें, बेटी की मौत की खबर पाकर पहुंचे पिता सियाराम मिश्रा ने हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि 2023 में बेटी के हाथ पी लेकर ससुराल भेजा था और दामाद कृष्ण कुमार उर्फ नंदू लखनऊ में नौकरी करता था। सीओ गरिमा पंत ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां म्योरपुर थाना क्षेत्र में इलाज के लिए पहुंची 8 वर्षीय बालिका की मौत हो गई है। आपको बता दें, दड़ीहरा गांव निवासी पिता रामप्रसाद ने बताया कि बेटी सोनम को पीला पेशाब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां 4 दिन भर्ती इलाज करने की डॉक्टर ने सलाह देते हुए दवाइयां लिख दी थी। मृतक के परिजनों ने नर्स द्वारा लापरवाही से इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। डॉक्टर आईवी सिंह ने बताया कि मरीज बुखार से पीड़ित था और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। कॉल आया था रिगार्डिंग उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जो मुझे कॉल पे बता रही थी। तो जब मैं यहाँ पे आया तो बच्ची जो थी अनरिस्पॉन्सिव थी, बात पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी और उसका सेचुरेशन रिकॉर्डेबल नहीं था, पल्स भी बिल्कुल फीवर थी। तो इमीडिएटली हमने ये किया कि जो ऑक्सीजन के लिए है ऑक्सीजन स्टार्ट किया, लेकिन ऑक्सीजन को वो रिस्पॉन्ड नहीं करे तो हमको बैग मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट। बैक मास्क वेंटिलेशन का मतलब ये है कि लड़की आया दवाई करवाने की लड़की खत्म। सुई के लगने के कितना देर बाद? 10 मिनट। सुई लगने के 10 मिनट बाद कई ठो सुई लगा था? 2 से। क्या दिक्कत था लड़की को? लड़की को दिक्कत नहीं था, तो पीला पेशाब कर रही थी। पूरा उसका खून जांच करवाए, जांच करवा के मैडम जी कौन दवा चलाया, उसके बाद सुई लगा था। हाँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से है, जहां बदोसराय क्षेत्र के अलीनगर गांव में मामा की शादी में सोने आए 2 बच्चों की सरयू नदी में डूबकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान सत्यम पाल 13 और विवेक पाल 12 के रूप में हुई है। शनिवार शाम नहाते वक्त दोनों गहरे पानी में चले गए। जानकारी पाकर लोगों ने दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद गाँव में शोक व्याप्त है। मौके पर पहुंची पुलिस जाँच में जुटी है। खबर गाजीपुर से, जहां शादी से ठीक पहले मारपीट में घायल दूल्हे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। डीजे पर डांस के विवाद को लेकर दबंगों ने दूल्हे और बारातियों के साथ
की थी। दूल्हे का वाराणसी में इलाज चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई है। मामला दिलदार नगर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का है। शादी के दौरान मारपीट का ये मामला 4 जून का है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ युवक डीजे पर डांस कर रहे हैं, जिसमें से एक युवक तमंचा लहरा रहा है। आरोप है कि डांस करते हुए तमंचा लहराने वाले युवक ने ही दूल्हे के सिर पर बट से हमला किया, जिससे दूल्हा बुरी तरह से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरे मामले के बारे में बताया जा रहा है कि गाजीपुर के त्रिलोकपुर गांव के रहने वाले ब्रिगेडियर राम के बेटे राकेश राम की बारात जगदीशपुर गांव में गई थी। अवगत कराना है कि थाना दिलदार नगर के अंतर्गत जगदीशपुर गांव में 5 जून को रात में बारात आई हुई थी त्रिलोकपुर गांव थाना रेवतीपुर में। तो बारात के दौरान रीति रिवाज के समय ही विवाद, उसी समय मारपीट दोनों पक्षों में शुरू हो गई, जिससे कुछ लोगों को चोटें आई हैं। तो उनके आधार पर परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो मारा है कौन मारा है? पप्पू नाम का लड़का मारा है। कहाँ का रहने वाला है वो? जगदीशपुर का है। अच्छा, तो अब क्या कहना चाहेंगे? आपके तो जिससे शादी लगा था उनका डेट हो चुका है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? उसको सजा मिलना चाहिए। किसको? पप्पू नाम को जो मारा है। 4 जून को त्रिलोकपुर से जगदीशपुर बारात गई थी, जिसमें मैं भी शामिल था। मैं दूल्हे का भाई और दूल्हा हमारा बुआ का लड़का है। हम लोग गए थे उस डीजे में, डीजे भी गई थी बारात में, और वहीं से जो है कुछ मनबढ़न और लड़के घुसे हुए थे जो हम लोगों को शुरू से ही डिस्टर्ब कर रहे थे। बारात आयल तो पूजा लागल, फिर एक बाद में लावा लिए नहीं जाए, लावा लिया के बाद में तिलका चढ़े लागल, तिलका चढ़े लागल, बाकी रहे कुछ पैसा, तिलका चढ़े लागल, तिलका चढ़ला के बाद में भल की बाराती के खियाओ पियाओ, बारात खाए लागल। कैसा पैसा बाकी था? तिलक का बाकी रहे। देश की बात में उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। नैनीताल छावनी परिषद द्वारा कैंट क्षेत्र से होकर चिड़ियाघर तक नगर पालिका द्वारा संचालित जू शटल सेवा वाहनों पर कंटोनमेंट स्टैंडेबिलिटी एंड वेटरमेंस फीस वसूलने का निर्णय लिया है। छावनी परिषद में पत्रकार वार्ता के दौरान छावनी परिषद के सीईओ वरुण कुमार ने बताया कि नगर पालिका को छावनी की भूमि में टेंडर करना अपराध की श्रेणी में आता है। पालिका को कोई अधिकार नहीं है वो छावनी की भूमि का व्यावसायिक उपयोग करे। उन्होंने साफ कहा कि अगर नगर पालिका छावनी परिषद को शटल सेवा टेंडर का शुल्क का 1/3 हिस्सा नहीं देती है तो 10 जून से जू शटल वाहनों से शुल्क वसूल किया जाएगा। बोर्ड की बैठक होती है, उसमें निर्णय लिया गया कि हम यहाँ पे छावनी स्थायित्व एवं सुधार शुल्क लेंगे कि जो जू रोड की तरफ जाने वाली जू की तरफ जो जाने वाली रोड है वहाँ पे CSBF लेंगे, और उसमें ये चाहते हैं कि हम इनको एग्जम्पशन दे दें, तो एग्जम्पशन मिल जाएगा बशर्ते इसमें वो 1/3 पेमेंट कर दें, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो क्रिमिनल ऑफेंस है कि आप छावनी की भूमि पे आप टेंडर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह छावनी है जो नगर पालिका के किसी क्षेत्र में टेंडर नहीं कर सकती है, उसी तरह से नगर पालिका भी छावनी के किसी भूमि पर टेंडर नहीं कर सकती है। अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में फैले भ्रम पर भाजपा के महामंत्री आदित्य कोठारी ने स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके भविष्य को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि 4 साल की सेवा के बाद कोई भी सैनिक बेरोजगार नहीं रहेगा। सरकार उसके लिए नौकरी के कई विकल्प खोलेगी, चाहे वह सरकारी विभाग हो या निजी क्षेत्र। कोठारी ने यह भी कहा सरकार ने अग्निवीरों के लिए पहले से ही आर्थिक पैकेज, स्किल डेवलपमेंट, पुनर्वास योजनाएं तैयार की हैं। इसके अलावा कई राज्यों ने अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सेवाओं में वरीयता देने की घोषणा भी की है। देखिए, अग्निवीर योजना के कारण आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी आ रही है, ये बिल्कुल गलत है। अग्निवीर जो भर्ती हो रहे हैं उनको 4 साल सेना में रहने के बाद 25% आर्मी में ही जो हो अस्थायी रूप से सेलेक्ट होंगे, और जो 75% घर आएंगे
उनको भी राज्य सरकारों ने राज्य सरकार में विभिन्न सेवाओं में रखने का निर्णय सरकार का है। मैं आज पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पुलिस में भर्ती के लिए 10% या 20%, ऐसा में 20% उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको पुलिस में भर्ती करने का निर्णय किया है। तो सभी राज्य सरकारों ने अग्निवीर में जो प्रशिक्षित सेना के जवान 4 साल के बाद घर लौटेंगे, उनको राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में रखने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि जो भी अग्निवीर भर्ती होगा 4 साल की सफल सेवा करके घर लौटेगा, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड की भूमि को खेती किसानी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देहरादून के डोईवाला ब्लॉक के पावाला गांव में आयोजित चौपाल में भाग लिया। खेतों के मध्य खाट पर बैठकर उन्होंने किसानों से आत्मीय संवाद किया और जमीनी स्तर की समस्याओं को समझा। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को हार्टिकल्चर बागवानी का राष्ट्रीय हब बनाएंगे। पवित्र देव भूमि में आकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहाँ आया हूं और मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि प्रदेश सरकार जो काम यहाँ कर रही है उसके परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ के अलग अलग फल, लीची, आड़ू, सेब, लेवेंडर की खेती अभी हमने देखी, बासमती चावल, यहाँ कटहल और बाकी सब्जियां, यहाँ का मड़वा जैसा ऑर्गेनिक उत्पाद, मोटा अनाज सचमुच में अद्भुत है। रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपने चिर परिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वहीं पहाड़ी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर हरीश रावत काफल पार्टी के माध्यम से उत्तराखंड के प्राकृतिक उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक भी करते हैं। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी के एक निजी बैंक्वेट हॉल में काफल पार्टी का आयोजन उनके द्वारा किया गया, जहां भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। इस दौरान हरीश रावत ने काफल पार्टी के बहाने भाजपा पर जहां निशाना साधा, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सैनिकों की तारीफ भी की। थैंक यू काफल पार्टी के तहत भारी संख्या में कांग्रेसी भी वहां पहुंचे। लोगों ने काफल पर जमकर स्वाद उठाया। काफल पार्टी में भारी संख्या में पूर्व सैनिक भी पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि काफल पार्टी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित की गई। ये सब माननीय हरीश रावत जी कल कर रहे हैं। हरीश रावत जी कोई पहली बार नहीं कर रहे। हरेला से लेके यहाँ के लोकल उत्पादों को लेकर सब चीज़ों में अगर कोई एक्टिव है इस प्रदेश में तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। आपने देखा होगा जब वो मुख्यमंत्री भी थे तो मडवे की रोटी, यहाँ के जो लोकल उत्पाद हैं, झौरे का खीर, ये तमाम लोकल उत्पादों को अगर आगे बढ़ाने में किसी ने काम किया तो हरीश रावत जी ने किया है। और अब उनके देखे लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छे कामों की सीख लेनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि उनको बढ़ चढ़ के वो तो सरकार में है, वो इस पे जो है कुछ ऐसा योजना चलाएं जिससे कि जो इसका काम करते हैं, जो बेचारे बड़े मुश्किलों से काफल बिन के लाते हैं जंगलों से, उनको प्रोत्साहन राजी है ना सरकार, उसको भी कहीं पे बेचने का जो है एक वो बनाए, केंद्र बनाए, जिससे कि यहाँ के जो हमारे जंगली उत्पाद हैं या जो भी है उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं लोकल, पहाड़ के विशेषकर, उन उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। मौसम की अद्भुत सौगात है ये, माँ प्रकृति की हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है। ये पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ा मददगार वृक्ष है और इसका फल सुस्वादु ही नहीं है बल्कि स्वाद में तो है ही है, इसका जैविक और औषधि उपयोग बहुत बड़ा है। तो इसलिए और अब यह आर्थिकी में भी बड़ा योगदान दे रहा है। लगभग 70-75 हज़ार लोग 1.5-2 महीने इसके भरोसे अपनी आजीविका बनाते हैं। इसलिए एक हमारी सामूहिक पहचान बन सके और उसके रूप में
इसको प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सके, उसके लिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर से भाजपा विधायक शिव अरोड़ा के द्वारा मुस्लिमों को कठमुल्ला वाले बयान के खिलाफ भीम आर्मी सड़कों पर उतर आई है। पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने सितारगंज के तिरंगा चौराहे पर विधायक शिव अरोड़ा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चौराहे पर काफी देर तक पुतले पर लगी विधायक की फोटो पर जमकर फोटो को पीटा। करीब 1 घंटे से ज्यादा भीम आर्मी विधायक के खिलाफ तिरंगा चौक पर प्रदर्शन और विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। देखिए, आपको विगत दिनों आपको जानकारी सोशल मीडिया से मिली होगी और बल्कि उनके फेसबुक पेज से भी जानकारी मिली होगी कि उन्होंने जो है आए दिन में कई बार मैंने नोटिस कर चुका हूं कि वो हर वक्त जो है क्षेत्र में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने जैसा वक्तव्य देते रहते हैं। अभी कल में इससे पहले भी उन्होंने कई बार मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी दी थी। अजी, आप संविधान देश में सबके लिए बराबर है। आप किसी भी एक, अगर आपको मुसलमान ने वोट नहीं दिया है तो कम से कम मुसलमान को गाली देने का अधिकार किसने दिया है? अगर संविधान ने दिया है तो बताओ, और नहीं दिया है तो क्यों आप गाली दे रहे हैं? आप पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। खबर पौड़ी से है, जहां रामलीला मैदान में जय कड़ोलिया पौड़ी महोत्सव की 7वीं सांस्कृतिक संध्या का भव्य समापन हुआ है। इस दौरान पांडवाज ग्रुप की शानदार प्रस्तुतियों की तमाम श्रोता सराहना करने को मजबूर हो रहे। कलाकारों ने जागर गीत सुनाकर देर रात तक दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया। वहीं कार्यक्रम में जिला जज अजय कुमार चौधरी, मुख्य और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केशवर सिंह नेगी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल रहे। पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने भी सभी से मिले सहयोग के प्रति आभार जताया। विगत 31 मई से 7 दिवसीय जय कंडोली महोत्सव शुरू हुआ है। यहाँ प्रतिदिन एक से बढ़कर एक नामी कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी। इस दौरान दिन ब दिन भीड़ लगातार बढ़ती रही है। जिस कल जागर सम्राट प्रीतम भरतवान की जो कार्यक्रम था, उससे पहले सौरभ मैठाणी, रोहित चौहान, इनकी प्रस्तुतियाँ थी। अध्यक्ष जी का कार्यकाल में ये प्रथम बार हमको ये देखने को मिला है, इतना बढ़िया प्रोग्राम चला है। मैं उनको अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि महिला होने के नाते 52 साल में ये महिला होंगे हुई, इतना बढ़िया कार्यक्रम है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद। जैसे आप सभी को भी विदित है कि 31 मई से जो जय कंडोला महोत्सव का नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा आयोजन कराया गया था, तो आज इसकी सांस्कृतिक संध्या का समापन हुआ है और हम अपने आप को बहुत खुशनसीब कि पौड़ी की जनता का, कलाकारों का, मीडिया बंधुओं का, पुलिस प्रशासन का, सभी का सहयोग और प्यार जो हमें मिला। आप देख रहे होंगे भी रात्रि के 1 बज रहे हैं और लोगों के अंदर अभी भी जोश और जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। तो हम बहुत बहुत खुशनसीब हैं और शुभकामनाएं देते हैं। पौड़ी में आके पहले भी हमने रांची में किया था, जहाँ पर लोग कहते थे कि रांची में लोग नहीं आते हैं प्रोग्राम देखने। उस टाइम पे भी अच्छा लगा था कि वो एक जो पुराना ढर्रा था वो हल्के से, मतलब कह सकते हैं टूटा था, कि रांची तक लोग आए थे। और जो रामलीला ग्राउंड है ये तो खैर पौड़ी के हृदय में है, यहाँ पर तो लोगों की भीड़ है ही बहुत। जब हम ने प्रवेश किया था पूरा खचाखच, तो एक दबाव भी है कि अपने पहली बार अपने घर से या अपने स्टूडियो के क्षेत्र से इतने पास में कोई शो कर रहे हैं। देखिए, ये पहली बार नगर पालिका परिषद की पहल पर जो जय कंडोलिया महोत्सव नाम इस आयोजन को दिया गया, ये अपने आप में एक उपलब्धि इसलिए भी है कि यहाँ पर कंडोलिया देवता का जो भंडारा होता है, जो जन जन तक उसकी पहुँच है और तमाम प्रवासी और पर्यटक इस वक्त में मौजूद होते हैं। और आप देख सकते हैं आजकल पौड़ी पर्यटकों से और प्रवासियों से गुलजार हो रखी है। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर सेंट्रल स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। 7 करोड़ की लागत से इस परियोजना पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यात्रियों स्टेशन मॉल, रेस्टोरेंट और बच्चों के लिए गेमिंग की सुविधा यात्रियों को मिलेगी। आइसक्रीम पार्लर और तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। बताया जा रहा है कि यात्री स्टेशन में प्रवेश करते समय एयरपोर्ट जैसी फीलिंग का अनुभव करेंगे। स्टेशन की बिल्डिंग का डिजाइन प्राचीन धरोहर की थीम पर आधारित है और बाहर से किसी बड़े एयरपोर्ट की तरह दिखाई देगा। आने जाने वाले यात्रियों के लिए 2 बनाए जाएंगे, एक एग्जिट, दूसरा एंट्री पॉइंट। आपको बता दें कि यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा होगी। स्टेशन पर 10 की जगह 14 प्लेटफॉर्म होंगे। स्टेशन पर VIP के लिए 250 वाहनों की रिजर्व पार्किंग के साथ
5 स्टार होटल और आधुनिक मॉल की सुविधा भी होगी। स्टेशन को मेट्रो के साथ भी जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को आसानी से मेट्रो की सुविधा भी मिल सकेगी। नमस्कार, जैसे कि पता है 750 करोड़ की लागत से करीब 1.5 साल से चल रहा है कार्यक्रम और ये करीब अगले 2 में ये वर्क कंप्लीट होने का अंदेशा है और एयरपोर्ट स्टाइल में डेवलप किया जा रहा है। डेवलपमेंट के तहत इसमें एंट्री और एग्जिट टोटली सेपरेट कर दिए जाएंगे और स्टेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कंकोर्स एरिया बनाया जाएगा। सारे जो आउटवर्ड पैसेंजर्स होंगे वो पहले कंकोर्स एरिया में आएंगे और उसके बाद प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी ट्रेनों को पकड़ेंगे और इसके साथ ही जो यात्री यहाँ उतरे बाहर के स्टेशनों से आते हुए वो कोविड के माध्यम से बाहर जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे जैसे कि पता है कि मेट्रो स्टेशन भी चालू हो गया है और उसको मेट्रो को इंटीग्रेट किया जा रहा है स्टेशन के साथ। पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि मेट्रो शुरू करने के बाद यात्री सीधे स्टेशन में आ सकते हैं और अपनी यात्रा अन्य स्टेशन के लिए कर सकते हैं। मैंने बताया कि एक एंट्री एग्जिट उनकी सेपरेट रहेगी और कॉन्कोर्स एरिया बनाया जा रहा है जिसमें कि सारे यात्री पहले कॉन्कोर्स एरिया में आएंगे और वहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उनके लिए रहेंगी। वहाँ डिस्प्ले वगैरह रहेंगे, बैठने की कैफे की सारी सुविधाएं रहेंगी और वहाँ से वो डिस्प्ले के माध्यम से जब स्टेशन की उनकी गाड़ी आने वाली उसकी वहाँ पे जाएंगे और अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। प्लेटफॉर्म के शेड, प्लेटफॉर्म की बेंचेस है, सर्विसेज है, ड्रेनेज सिस्टम है, जो भी व्यवस्था पब्लिक कम्युनिटीज की देख रहे हैं उनको भी वर्ल्ड क्लास के रूप में इनोवेट किया है। अब कानपुर सेंट्रल स्टेशन की रंगत और सूरत दोनों ही बदलने जा रही है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत कानपुर सेंट्रल स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज बनाने का पूरा काम चल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में काम चल रहा है और इसी बिल्डिंग में मल्टी लेवल पार्किंग से लेकर रेलवे अधिकारियों के बड़े बड़े ऑफिस यहाँ पे होंगे और यात्रियों को बैठने के लिए कई सुविधाएं होंगी, जैसे मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो गया, बच्चों की गेमिंग की सुविधाएं हो गई और तमाम ऐसी सुविधाएं यात्रियों को पहले से बेहतर मिल चुकेगी। इसका काम बहुत जल्द 25 दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। कानपुर से लिए के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।